एक बार बिल्कुल शांत हो जाओ। अभी इसको फॉर्म को अंदर रख लें, ब्रेक में भर के जमा करा देना है ना। चलो मॉड्यूल खोलें। नीट 2022 का सवाल नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर डाल के कॉपी में। क्या कह रहा है? दो मास हैं 10 किलो और 20 किलो के, और जो कितनी दूरी पर रखे गए हैं? 10 मीटर की दूरी पर। तो एक 10 किलो है और एक 20 किलो है। कितनी दूरी पर रखे गए हैं? 10 मीटर। आपको पूछा है सेंटर ऑफ मास बताइए 10 से कहां होगा। ये दूरी x बतानी है, ये दूरी x बतानी है। तो दो तरीके हैं। अब बातचीत बंद करें, फॉर्म वगैरह ब्रेक में भर लेंगे, पढ़ाई करते हैं, सवाल क्वेश्चन क्वेश्चन करने आज पूरे दिन। आपको बताना है 10 किलो से सेंटर ऑफ मास। पहला तरीका है जो मैंने आपको क्लास में सीधा सिखाया था कि अगर 10 किलो से चाहिए तो फॉर्मूला होता है M2L अपॉन M1 प्लस M। 10 किलो से चाहिए तो दूसरा मास लेते हैं 20 इंटू 10 अपॉन 30। तो 20/3, 20/3 मीटर। खत्म। इतना आसान सवाल 2022 का। पेपर नहीं कठिन आता है, मत परेशान होइए। ये देखिए, इतने सालों से वही सवाल है, 20 साल पहले भी यही सवाल कराते थे, आज भी वही 2022 में आया है, सीधा फॉर्मूला बेस। आपको ये याद नहीं आता, आप बेसिक से कर सकते हैं। 0,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 10,0। वो आप ट्रिक भूल गए, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी ना ट्रिक याद रहे, फॉर्मूला तो हमेशा ही लगेगा। M1 पहला मास 10 इंटू 0, दूसरा मास 20 इंटू 10, 10 प्लस 20, 200/30, 20/3। आज सारे प्रश्न इसलिए करा रहे हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर, कि यार चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा, कहीं कहीं घबराने का कोई स्कोप नहीं है। 2022 का प्रश्न आपके सामने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया है। पेपर में क्या होता है, एक्यूरेसी और स्पीड मैंने रखती है। पेपर कठिन नहीं आता, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, पेपर कठिन नहीं है। पेपर में चाहिए केवल एक्यूरेसी, अच्छे तरीके से करना सीख जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताइए? 16। टिक लगाते चाहिए। मॉड्यूल जो लाए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर डाल के कॉपी में करते जाएं। इससे लगेगा रे यार सब पूरा मॉड्यूल बहुत बढ़िया हो गया, कहीं कुछ नहीं फंसेगा सवाल। बढ़िया करना है। साथ में एक सपोर्ट और दे रखा है, सर्कुलर मोशन के 7-8 लेक्चर हो जाएंगे, फिर बुला लूंगा सेंटर ऑफ मास के लिए एक दिन,
2 ढाई घंटे रात को सिर्फ सेंटर ऑफ मास, फिर से ये दिमाग में बैक ऑफ माइंड कि हाँ यार एक सपोर्ट सर की तरफ से और है, एक बार और पढ़ाएंगे। कहीं नहीं फंसने देंगे, आप मस्त रहिए। 2020 का सवाल। दो पार्टिकल 5 किलो और 10 किलो के हैं 1 मीटर की दूरी पे। अब देखिए वही सवाल फिर आ गया। आपको कह रहे हैं बेटा पेपर में कुछ रॉकेट साइंस नहीं आएगा, बहुत दो दो तीन तीन पेज के सॉल्यूशन सवाल करने से कोई बेनिफिट नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें आती हैं, बहुत फंडामेंटल पेपर। 5 किलो 10 किलो कितनी दूरी पर? 1 मीटर। कहां से पूछा है? 5 किलो से। अब बताइए 5 किलो से सेंटर ऑफ मास, सीधा बताइए, दूसरा मास ले लीजिए। तो 10 × दूरी 1/5 + 10, 10/15, 2/3 मीटर। पर ऑप्शन तो किस में है? सेंटीमीटर में। तो 2/3 × 100, 200/3, 67। आप देखो एक ही प्रोफाइल 2020 में भी आ गई, 2022 में। कितना बेसिक। ये पहला लेक्चर था अपना, पहला लेक्चर सेंटर ऑफ मास निकालना। अपन ने तो कितने कठिन कठिन कर लिए, उसमें से काट के बाहर फेंकना, कोन के ऊपर हेमिस्फीयर, एक भी नहीं आया। एक्सरसाइज 3 आपके सामने किताबों में दे रखे हैं, अपन उलझ रहे हैं। यहाँ से डिस्कार्टिस को ऊपर लगा दिया, एक कोन के ऊपर सिलेंडर लगा दिया, स्फीयर लगा दिया, सब किताबों में दे रखे हैं। पेपर का तो लेवल ये देखिए आप, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से पढ़ाई करिए, सब हो जाएगा। बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 13। टिक लगाते जाइएगा ताकि अपन को पता चले। जब एक बार और डिस्कस करूंगा फिर और अपने डाउट पूछ लेना। बढ़े आगे। ये देखिए 3 मास रखे गए हैं, और तो आपको बताया था भाई तीनों के कोऑर्डिनेट लिखने आने चाहिए। बोलो इस एम के बोलो 0,0। इसका 2 आगे है, 2,0। इसका 0,2। खत्म। एक्सीएम निकाल लो। M1 x1, M2 x2। पहला मास m, x कोऑर्डिनेट 0। दूसरा मास m, x कोऑर्डिनेट 2। तीसरा मास m, x कोऑर्डिनेट अपॉन 3m, 2m/3m, 2/3, 2/3 आई कैप x कोऑर्डिनेट। अब y करने की जरूरत ही नहीं है भाई, x एक ही आ रहा है 2/3। अरे बहुत मस्ती से सॉल्व होता है। एक तो डर हटाइए, परेशान नहीं होना है, इतना रिवीजन करना है, रिवीजन से नंबर बढ़ते हैं। जब आप इसको रिवाइज करोगे ना तो ऐसे खटाखट सॉल्व होंगे। एक दिन में 3 चैप्टर रिवाइज, एनएलएम, फ्रिक्शन, डब्ल्यूपी, सेंटर ऑफ मास। आप 2-2 घंटे दो ना, 2 घंटे में तो पूरा चैप्टर तैयार होता है। ये पेपर के 3 क्वेश्चन करके देखे आपने नीट के? अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस भाग रहा है ऊपर, अरे यार कर लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। चलिए, क्या ये तीनों सवाल क्लियर है? तीनों नीट 2020 2022 कोविड के सवाल। चलिए टिक लगाते जाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 14। जो मॉड्यूल लाए हैं टिक लगाते चलिए, मॉड्यूल मंगाया था आज, टिक लगाते चलिए। जो नहीं आए हैं वो आज घर जाके इनको अटेम्प्ट करें। ऐसा कर लीजिए कि एक एक सवाल आना चाहिए बढ़िया तरीके से, पीछे पड़ जाएंगे तो हो भी जाएगा। अब ये सवाल देखिए, कल बताया था, अब इस पे आज प्रैक्टिस कराऊंगा 1 घंटा। कल मैंने आपको बताया था
कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 रहेगा। अगर इनिशियली रेस्ट में है तो फाइनली भी रेस्ट में रहेगा। ये बातें मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाली ताकि आप उसको चीजों को बार बार पढ़िए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन 0 के मतलब दो होते हैं, अगर वेलोसिटी 0 है तो 0 रहेगी, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगी। रॉकेट वाली फोटो फिर देखो बनी हुई है, फिर समझो रॉकेट वाली फोटो। रॉकेट पहले किस में था? रेस्ट में। रॉकेट वाला डायग्राम खोलिए, कल बनाया था जो जो रॉकेट एक्सप्लोड हो गया था कल की लास्ट क्लास में, याद है? रॉकेट रेस्ट में था, सेंटर ऑफ मास कहाँ था? बीच में। अब रॉकेट फट गया तो उसके सारे टुकड़े टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटे, सेंटर ऑफ मास तो अभी भी वही है। कारण, क्योंकि रॉकेट का फटना इंटरनल फोर्सेस के कारण है। सेंटर ऑफ मास को बदलने का हक, औकात किसके पास है? जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करेगा। सारे टुकड़े अलग अलग भाग रहे हैं, एट रैंडम भाग रहे हैं, उनका एक्सीलरेशन है, कुछ भी है, बस सेंटर ऑफ मास हिलेगा नहीं, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। वही सवाल है, देखिए कितना मस्त सवाल पूछा है। दो पर्सन है, 55 किलो 65 किलो के, किनारे पर बैठे हैं बोट पर, बोट की लंबाई है, बोट का वेट है। अब मार दो आधे ले लो, आधे इधर बांट दो। पीछे वाले खड़े हो जाओ सब। हाँ, यही बाहर ही कर लें, क्लास छूटते देते जाएंगे बच्चे। अच्छा, ठीक है। फॉर्म अपना खुद खुद का भरना है, ऐसे नकल मत मारना है, ऐसे नहीं कि अपने सॉफ्टवेयर में सीधा है, जब भी कोई परीक्षा होगी नकल मारे। ये खुद का इंडिविजुअल भरना पड़ता है ना, अपने खुद के मन के भाव। और क्या। इधर इधर इधर, ऐसे उठ के कभी स्विच चालू करेगी परेशान हो जाएगी, चार बच्चे बोलेंगे बंद कर, चालू कर, बंद कर, चालू कर। ऐसे कभी मतलब यूं कूदने का प्रयास ही नहीं करना। कभी तो स्विच पे आ जाएगी ना, ऐसी इरिटेट हो जाएगी, चालू चालू कर, फिर वापस बंद कर, अरे चालू क्यों करके आ रहा? इसलिए कभी नहीं आना स्विच के पास, स्टे अवे फ्रॉम स्विच, राइट? नहीं तो ऐसा परेशान हो जाएगी ना, सब तल देंगे तुझे। सही है कि नहीं? ऐसा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, जाना ही नहीं, चलो करंट आना, और नहीं जाना ही नहीं। नहीं तो क्या तल देते हैं बच्चे, चालू कर, बंद कर, चालू कर। चलिए बढ़े आगे। आओ देखो, अब इस सवाल में क्या बच्चा सॉल्व करने लग जाता है, वही इंपॉर्टेंट है। आदमी का कूदना, उस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मैंने आपको कहा यहां भी वही सवाल बनते हैं जो मोमेंटम कंजर्वेशन में बनते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल याद करो। पहला, एक्सप्लोजन ऑफ बम। दूसरा बताइए, गन बुलेट। ट्रॉली से आदमी का कूदना। सेम सवाल यहां भी बनते हैं। वहां भी बेसिक शर्त क्या थी भाई? एक्सटर्नल फोर्स 0 होना। यहां भी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। आदमी कूदेगा तो आदमी पे बल आगे है, बोट पे बल। सिस्टम कौन है? आदमी बोट या आदमी प्लस बोट?
तो आदमी प्लस बोट एज अ सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल बल, इसलिए सेंटर ऑफ मास शिफ्ट, बोट शिफ्ट होगी। अभी सवाल करेंगे, बोट पीछे जाएगी, आदमी आगे जाएगा, पर उसने आदमी और बोट का डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है। कितना जी, अच्छा सवाल है, काम का बच्चा इसको सॉल्व कर लेता है। अभी मैं सॉल्व करना भी सिखाऊंगा आपको, पर वो तो पता है क्या आएगा, बोट का डिस्प्लेसमेंट, आदमी का डिस्प्लेसमेंट, पर उसने बोट और आदमी का तो पूछा ही, किसका पूछा है, सेंटर ऑफ मास। अच्छा प्रश्न है, स्टार लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, बोलिए, बात बन रही है। चलिए अब इस तरह के 5-6 सवाल करके देखते हैं, ताकि थोड़ा डर हटे। लिखें। चलो बोलना, 2 सवाल में दिक्कत आएगी, उसके बाद तीसरे चौथे में कंफर्ट हो जाओगे। तो पहला लिखेंगे सभी लोग, अब बातचीत बंद कर दें। सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है और पूछे जाते हैं लगातार पेपर में। बिल्कुल अब बातचीत बंद कर दीजिए, थोड़ा सा सीरियस होके समझेंगे तो 7-8 सवाल बढ़िया तैयार भी हो जाएंगे और मजा आ जाएगा। लिखते चलो, बातचीत मत करो, डांटना नहीं पड़े किसी को, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन समझने के हैं, एक बार दिमाग लगाना पड़ेगा। एक एक लाइन के सॉल्यूशन है, बस वो एक लाइन लिखनी समझ में आनी चाहिए, उसके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा मेहनत करनी पड़ती है, पर एक लाइन है इंपॉर्टेंट, वो समझने के लिए बातें सुनेंगे। चलो अब सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, बाद में लिखना और समझो। पहले सिचुएशन को देखो, प्लैंक है, प्लैंक पे आदमी रुका हुआ है, सब इनिशियली रेस्ट में है, अब आदमी आगे चल रहा है। तो सोचिए अगर आदमी आगे चल रहा है, मजे की बात है, यहां और यहां फ्रिक्शन है, अगर यहां यहां स्मूथ होगा तो आदमी चल कैसे पाएगा, समझ रहे हैं। प्लैंक और जमीन में स्मूथ है, आदमी के पैर और यहां तो फ्रिक्शन होगा ही। सोचो अगर ये चिकना हो जाएगा तो चल ही नहीं पाएगा। पहली बात, मन में बहुत प्रश्न आते हैं, सबका जवाब देता जाऊंगा आपको, फिर आप अपने डाउट पूछना, ठीक है। जब आदमी आगे चलेगा, तो मैंने आपको बताया था उस दिन भी, जब आदमी आगे चलता है तो आदमी पे फ्रिक्शन आगे ही लगता है, पीछे नहीं लगता। अपन सोचते हैं कि यार पीछे लगेगा, कैसे लगेगा, 4 बातें फिर सुन लो। जैसे इस फ्लोर पे हम चल पा रहे हैं, अगर मैं इस फ्लोर पे सरफ का पानी डाल दूं, ऑयल गिरा दूं, तो हमारा चलना अचानक से मुश्किल हो जाएगा। कैसेट को रिवाइंड करते हैं, यार ऑयल गिराने से सरफेस चिकनी हो गई और चिकनी पर हमारा चलना मुश्किल हो गया, इसका मतलब हम चल पा रहे थे रफ सरफेस पर, तो किसके कारण चल पा रहे थे, फ्रिक्शन के कारण। चलो ठीक है, पर सर फ्रिक्शन तो पीछे ही लगता है सर,
आदमी आगे जाएगा तो फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा। ये भी गलत है। जरा सोचिए, अगर ये बॉटल डिजिटल बोर्ड की तरफ जा रही है तो मैं इस पे बल उसी दिशा में तो लगा रहा हूं, तभी तो ये आगे जाती है, नहीं तो आगे कैसे जाएगी। आज मैं दीवार की तरफ जा रहा हूं तो मेरे पर बल किस दिशा में लगेगा, दीवार की तरफ लगेगा, तभी तो चल पाऊंगा। तो वो बल कौन है, उत्तर है फ्रिक्शन। कहां लगेगा, आगे। फिर सुनिए, अब मैन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, तो फ्रिक्शन की दिशा बताइए, ईस्ट की तरफ ही होगी। दूसरे तरीके से समझिए, चलते समय हम अपने पैरों से पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं, एक्शन रिएक्शन से पृथ्वी हम पर बल कहां लगाती है, वो बल ही फ्रिक्शन है। क्या बात समझ में आ गई। तो आज दिमाग से ये मिथ हटाइए कि फ्रिक्शन पीछे लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आदमी रफ सरफेस पे चलता है तो उस पर फ्रिक्शन उसी दिशा में लग रहा है जिस दिशा में वो जा रहा है। अब बताइए, आदमी पर फोर्स कहां, आगे, एक्शन रिएक्शन से यही फोर्स पीछे। मेरा सिस्टम कौन है, मेरा सिस्टम है मैन प्लस प्लैंक। अगर मेरा सिस्टम मैन प्लस प्लैंक है तो बताइए, क्या अब ये इंटरनल फोर्स हो गए, एक पर आगे एक पर पीछे, तो नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो। इसका मतलब मेरा एफ एक्सटर्नल जीरो है। पहले तो ये बात ओके करिए, आदमी पर बल है, प्लैंक पर भी बल है, पर सिस्टम पे नेट बल, गन बुलेट, अकेली बुलेट पर बल है तभी तो बुलेट आगे जा रही है, अकेली गन पर भी बल है जभी तो गन पीछे जा रही है। पर हमारा सिस्टम कौन है, गन प्लस बुलेट, नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो। क्या ये बात ओके हुई। चलिए, जैसे ही एक्सटर्नल जीरो होता है मेरे तो दिमाग में पूरी कहानी याद आ जाती है। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो ए सी एम जीरो रहेगा। ए सी एम जीरो के दो मायने होते हैं, अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है, वी सी ओ एम जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में ही रहेगा। ये कहानी याद आ जाती है। आज मैं 10 बार ये कहानी बोलूंगा। अगर सिस्टम के सभी पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है, सेंट्रोमास रेस्ट में है, तो फाइनली भी सेंट्रोमास रेस्ट में ही रहेगा। लेट सपोज सेंट्रोमास ये 100 है, ये 40 है, कहीं यहां होगा, क्या बाद में भी यहीं रहेगा। अब बोलना, आदमी के आगे जाने से बच्चे प्लैंक कहां शिफ्ट होगा, पीछे या आगे। ये प्लैंक चला गया साहब पीछे, ये प्लैंक पीछे चला गया। क्या बात सही है। प्लैंक कितना पीछे चला गया, एक्स पीछे। प्लैंक एक्स कहां चला गया, पीछे। आदमी दूसरे किनारे पे पहुंच गया। अब आपसे पूछा गया है, बताइए क्या आदमी 40 चल रहा है क्या, नहीं। आदमी ग्राउंड के रिलेटिव सोच के देखिए कितना चल रहा है। ये एक्स पीछे गया तो ये कितना हुआ, 40 माइनस एक्स। आपको यार आदमी तो 40 ही चलेगा। आदमी 40 चलता अगर प्लेटफॉर्म रुका हुआ होता, जैसे ये प्लेटफॉर्म रुका हुआ है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 5 मीटर, मुझे भी 5 मीटर ही चलना पड़ेगा, तभी मैं प्लेटफॉर्म के दूसरे किनारे पे आऊंगा। पर मेरे चलने से प्लेटफॉर्म भी पीछे जा रहा है, तो वो बिंदु कहाँ आ रहा है, मेरी तरफ ही आ रहा है। तो मुझे ग्राउंड के रिलेटिव कम चलना पड़ेगा या ज्यादा, प्लैंक के रिलेटिव तो मुझे अभी भी उतना ही चलना है। पर हम सारी चीजें, मैंने आपको कहा था, ग्राउंड फ्रेम में काम करते हैं, इनर्शियल फ्रेम में काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे मुझे दीवार से जाके टकराना है तो मुझे 15 मीटर चलना पड़ा, पर मेरे चलने पर दीवार भी मेरी तरफ आ रही है, तो बताओ मुझे कम चलना पड़ेगा या ज्यादा, कम चलना पड़ेगा। बताइए आदमी कितना चला, 40 - x, 40 - x। तो आइए, मैन जो कि 40 kg का था,
ये चला 40 माइनस एक्स कहाँ आगे, प्लैंक जो कि 100 केजी का था, ये एक्स कहाँ गया पीछे। अब फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखिए एक्ससीएम का फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। माना सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट मान ली 0, क्या जीवन भर यहीं रहेगा? आंसर है यस, सेंटर ऑफ मास हिल ही नहीं सकता, एक्ससीएम 0, इसको 0 भेज दें तो m1 x1 प्लस m2 x2 बराबर 0। m1 मास 40 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट 40 माइनस एक्स, दूसरा प्लैंक 100 इंटू एक्स, एक्स नहीं माइनस, खत्म। ये लाइन लिखनी है। अभी 8 मिनट लग रहे हैं, 5 सवाल करने के बाद ये लाइन लिखने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, क्योंकि पहले समझना पड़ता है, धीरे धीरे फिर समझ में आ जाता है। मैन का मास इंटू मैन का डिस्प्लेसमेंट, आदमी का मास इंटू आदमी का डिस्प्लेसमेंट, प्लैंक का मास इंटू प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट। माइनस क्यों लगाया बता? पीछे जा रहा है, आदमी कहां जा रहा है? आगे। पहले सवाल में समय लगेगा, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, पांचवें छठे तक आते आते स्मूथ हो जाओगे। लिखना शुरू करिए। और आप देखो खुद, अगर आप डायग्राम से फील करो, हाँ यार बात तो सही है। देखो आदमी उधर चला गया, प्लैंक पीछे आ गया, जरा तुक्का मारो, सेंटर मास किस तरफ रहेगा? बिल्कुल बीच में तो रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता बिल्कुल बीच में, बताओ? क्योंकि आदमी का मास उधर है, तो बताओ किस तरफ शिफ्ट हो गया? देखो हैवियर मास की तरफ, देखो सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे रहा। आपकी इच्छा हो जैसा डायग्राम बनाना, इधर शिफ्ट करो और शिफ्ट करो और शिफ्ट करो, सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन छोड़ेगा ही नहीं। बार बार हर सवाल के बाद वो वाक्य बोले, सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट कराने की औकात किसके पास है? एक्सटर्नल फोर्स। बार बार बोलिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास पहले चल रहा है तो बाद में भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। अब इस सवाल के पीछे पड़ जाते हैं, 4-5 ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, डर छूमंतर हो जाएगा। डर सब अपने दिमाग का है, सारा फोबिया दिमाग में है। फोबिया हटेगा, प्रश्न बनाएंगे, फोबिया हटेगा, फोबिया हटेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सब इंटर रिलेटेड है। मिटाऊं क्या? बिल्कुल मोमेंटम कंजर्वेशन वाली सिचुएशन है। वहां पूछता था वेलोसिटी, वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी नहीं पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। वहां पूछता था गन की रिकॉइल बताओ, यहां पूछेगा गन का पीछे डिस्प्लेसमेंट बताओ। वहां पूछता था आदमी कूदा, तो आदमी के कूदने का ट्रॉली की वेलोसिटी बताओ, याद करो। यहां आदमी के कूदने के बाद ट्रॉली का क्या पूछेगा? डिस्प्लेसमेंट। सब सिचुएशन वही, आपको प्रश्न करते करते आइडिया लग जाएगा, सब सिचुएशन वही है। अगला करें क्या? जल्दी आओ। 4 सवाल का डर है, 5-6 सवाल से आपके डाउट लूंगा। 4 सवाल केवल सीखें। सिस्टम कौन है जरूर लिखना, सिस्टम मैन प्लस प्लैंक। अब वो आप चालू नहीं करते सिस्टम पे बोलना। हाँ, फिर आपको ना एक दिन 40-50 बार बोल दो, अपने आप फिर वो क्या हट जाता है उसका मजाक, पीछे पड़ जाओ। मजाक के तो मजाक के पीछे खत्म हो जाएगा। टॉपिक है, टॉपिक के पीछे सवाल करो, टॉपिक का डर खत्म। तरीका होता है, एक दो बार नहीं, एक ही दिन में वो सबको टीचर को बोल देंगे आज सबको सिस्टम सिस्टम बोलना है 50 बार। तो आप 50-50 बार सिस्टम बोलोगे अलग अलग तरह से, फिर आपका खुद ही हट जाएगा। अरे यार कोई ना रेस्पॉन्स दे रहा है, ना पास वाला हंस रहा है, ना किसी को कोई मतलब है, तो मैं काहे ऐसी आवाजें निकाल रहा हूँ, सिस्टम सिस्टम। तो धीरे धीरे वो सब हट जाता है। ये तरीका होता है किसी चीज का मतलब वो हटाने का, लॉजिक।
कि यार उसके पीछे पड़ जाओ, बस 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 बिल्कुल। बढ़े आगे। तो कितना उत्तर आ रहा है बताइए? 80/7। सॉल्व किया। 40 40 1600 -40x -100x बराबर 0। 1600 बराबर 140। 80/7 प्लस आ रहा है। प्लस का मतलब जो आपने माना है वो सही है। प्लस का मतलब आगे या पीछे नहीं होता। प्लस का मतलब जो आपने प्री एज्यूम किया है वो सही है। तुमने कहां एज्यूम किया था? प्लैंक कहां जा रहा है? पीछे। और वास्तव में प्लैंक पीछे ही जाएगा आदमी के आगे जाने पर। बोलो क्लियर है? चलो और करते हैं। क्वेश्चन अलग अलग आते जाएंगे। बिल्कुल मत परेशान होइए, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिख लें। आज चश्मा भैया यहाँ जाओ, अपने पास वाले को लिया। और 4 बार लगातार बात कर रहे हैं। आ जा फटाफट। उसको भी लिया, पास वाले को भी। हाँ हाँ, और क्या। यहाँ जा। अभी कहा ना कि डांट खानी पड़ जाएगी, फिर क्या मतलब। लिया उसको, पास वाले को भी लिया बुलाकर। उसको भी लिया, चश्मे वाले को। जाओ, तीनों घूम के आ जाओ आधा घंटे बाद। जाओ। नहीं नहीं, बाहर चले जाओ। अभी क्या एक को ऐसा पनिशमेंट देना पड़ेगा तभी तो सब शांत होंगे। अभी प्यार से समझा दिया, अपन मान ही नहीं रहे। आ जाओ, तुरंत आ जाओ, तीनों आ जाओ बाहर। फटाफट आओ। अभी डांट डपट नहीं बेटा, इसलिए क्लास से बाहर। नहीं तो अभी हाथ ऊपर करके खड़े करना अच्छा नहीं लगता। आ जाओ। वो क्या, सबको समझाने के लिए किसी को तो ऐसे करना ही पड़ेगा। अपन लगातार बात करते हुए पाए जा रहे हैं, है ना। चल यहाँ बाहर क्लास से। कोई सॉरी नहीं, मस्त रहे। सॉरी का आएगा। दो बाहर बाहर। तो तुम बताए काय को? बैठे यहाँ पर। चलो। अब ए और बी क्या करना चाहते हैं? अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करना चाहते हैं। अब सर, ए अगर आगे जाएगा तो प्लैंक तो पीछे जाएगा, और बी अगर लेफ्ट में जाएगा तो प्लैंक राइट में जाएगा। तो एक के घूमने से इधर जाएगा, एक के घूमने से इधर जाएगा। पर ऐसा तो संभव है नहीं कि प्लैंक का कुछ हिस्सा इधर जाए, प्लैंक का कुछ हिस्सा इधर जाए। नेट तो एक ही दिशा में जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? फिर बच्चा सोचता है नहीं यार वो भारी है वो जीतेगा, ये हल्का है। नहीं यार दोनों ही बराबर है, नीचे वजन। इतना दिमाग नहीं लगाना। किसी भी एक दिशा में आप प्लैंक का क्या मान लें? डिस्प्लेसमेंट। किसी एक दिशा में बस। आपकी मर्जी पड़े जहां। मैंने माना प्लैंक कहां चला गया? पीछे। कहां चला गया? पीछे। लो साहब, ये प्लैंक पीछे चला गया। बताओ कितना पीछे गया? एक्स। देखना, एक दो सवाल
में दिक्कत आनी है बस। प्लैंक कहाँ चला गया, एक्स पीछे। ये ए था, अब ए आ गया इधर, ये ए आ गया इधर। सोचो ये पूरा 40 है, ये एक्स है, ये बताओ कितना, 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब सुनना, ए पर हाथ रखो। ए पहले यहां था, यहां आ गया, ए यहां था, यहां आ गया। बताओ ए कितना आगे गया, 40 माइनस एक्स। 2-3 साल में दिक्कत आएगी, फिर तो कंफर्ट हो जाओगे। ए पे उंगली रखी, ए पे उंगली रखी, ए पहले यहां था, यहां आ गया, यहां था, यहां आ गया, कितना आगे गया, 40 माइनस एक्स। तो ए 40 माइनस एक्स आगे। चलो बी सोचो, बी यहां आ गया, बी यहां आ गया। खुद सोचोगे तो मजा आ जाएगा। प्लैंक कितना इधर गया था, एक्स। अब बी पे उंगली रखो, बी पे उंगली रखो, ये बी, ये बी, बताओ कितना गया, 40। 40 प्लस एक्स, स्वाभाविक है इसका 40 माइनस एक्स होगा तो उसका 40 प्लस एक्स होगा, ज्यादा चलना पड़ेगा उसको पीछे। प्लैंक कहां गया, प्लैंक बताओ, एक्स पीछे, खत्म। अब फॉर्मूला वही, m1x1 m2x2 m3x3 बराबर 0। हाँ आइए ना, मैसेज भी आ गया है और जिनके पास नहीं था उनको फॉर्म भी बंटवा दिए हैं। क्लास खत्म होने तक यहाँ डिपॉजिट कर लेंगे, सही है। क्लास के लास्ट 5-7 मिनट में अपन भर लेंगे और फिर यहाँ डिपॉजिट कर लेंगे, ठीक है। अभी अपन उसको 3 घंटे नहीं लगेंगे फॉर्म भरने में। चलो क्या ये बात क्लियर हुई, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बराबर 0। अब बता m1 40 इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट, 40 माइनस एक्स। आराम से मैन का मास, मैन का डिस्प्लेसमेंट, बी का बता, बी का मास 20, 20 का डिस्प्लेसमेंट 40 प्लस एक्स पर पीछे, पीछे, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस। फिर प्लैंक का मास 160 कहां गया, पीछे। ये इक्वेशन बनानी है, 8 सवाल लगे, 10 सवाल लगे, ये बनाना सिखा दूंगा मैं आपको, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगी। अपने मन से प्लैंक को किसी एक डायरेक्शन में मान लो, आपकी इच्छा पड़े जहां मानो, और डायग्राम बना के सोचो। अब आपको सीधी समझ में आएगा, जब आगे जा रहा है आदमी तो देखो उसको कम चलना पड़ रहा है, कितना चलना पड़ रहा है, 40 माइनस एक्स, उसको ज्यादा चलना पड़ रहा है 40 प्लस एक्स, बस। कितना आ रहा है बताइए, 40 40 1600। पहले तो जीरो जीरो हटा ही दो, जीरो तो हटा ही दो ना, जीरो तो हटा ही दो, कॉमन ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, जीरो हटा दो। तो कितना हो गया, 160 माइनस 4x माइनस 80। कोई बताएगा ये माइनस क्यों आया, पीछे। हाँ आ जाओ, हाँ अपने फॉर्म के ऊपर यहाँ सारी डिटेल भर लेना, नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस, अपने हॉस्टल का और बैच। वापस नाम, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, बैच और अपने हॉस्टल का एड्रेस, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने से पहले फॉर्म के ऊपर सारी जानकारी लिख देना, ठीक है। -80 माइनस का 2x माइनस का 16x बराबर 0। बताओ 16 और 2 18, 18 और 4 22, माइनस का 22, 160 में से 80 गया 80। तो x बराबर आ रहा है प्लस का 80/22 प्लस का 40/11। प्लस आना मतलब आपने जो दिशा मानी है वो बिल्कुल सही है।
अभी सर थोड़े और गड़बड़ हो रही है, अभी सब सही हो जाएगी, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगी। अब ऐसा सोचो, अगर प्लैंक रुका हुआ होता, ए कितना चलता, 40, बी कितना चलता, पर आदमी के चलने से प्लैंक भी तो मूव कर रहा है, प्लैंक पीछे चला गया, तो आदमी को ग्राउंड के रिलेटिव कम चलना पड़ा, बी को ग्राउंड के रिलेटिव ज्यादा चलना पड़ गया। तो बट ऑब्वियस है, एक 40 माइनस एक्स होगा तो दूसरा अपने आप ही 40 प्लस एक्स हो जाए। धीरे धीरे आप सीख जाओगे करते करते। तीसरा आओ, बराबर आओ, आंसर कितना, 40/11। एक्ससीएम जीरो क्यों हुआ, एक्ससीएम जीरो नहीं है, हमने एक्ससीएम जीरो माना है कि जो सेंट्रोमास जहां पहले था वहीं रहेगा, कोई जरूरी नहीं है जीरो है, सेंट्रोमास का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आप ऐसा समझो, एक्ससीएम m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2, माना पहला डिस्प्लेस हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स, सेंटर ऑफ मास का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स। ये तो जनरल फॉर्मूला। अब अब सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बताइए सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा, अगर इनिशियली रेस्ट में है तो फाइनली भी रेस्ट में ही रहेगा, फाइनली भी रेस्ट में ही रहेगा। कौन, सेंटर ऑफ मास। अब बताओ ये वैल्यू कितनी होगी, जीरो। क्या है ये बोलो ना, क्या है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो, m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको जीरो भेज दीजिए। कुछ किताबों में ऐसा दिया होता है, हम भी वही लिख रहे हैं, हम m1x1 लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, वेक्टर। वही चीज है, वही चीज है, लिख लीजिए नोट लगा के, बात और अच्छा रह जाएगा। कि सर जीरो क्यों कर रहे हैं, अच्छा सवाल पूछा उसने ऑनलाइन में आदित्य ने, कि सर जीरो क्यों कर रहे हैं। जीरो का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जहां पहले था वहीं बाद में है। हमने इसको जीरो मान लिया था तो बाद में भी ओरिजिन पे रहेगा, हम जीरो नहीं माने, आप इस अप्रोच से कर लें, दोनों एक ही बात है। मुद्दे की बात क्या है, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, बात खत्म। बोलो, मोमेंटम कंजर्वेशन से कैसे करेंगे, यही तो मोमेंटम कंजर्वेशन है, इसको टाइम से डिवाइड कर दें मोमेंटम बन जाएगा। ये मोमेंटम कंजर्वेशन ही तो है, वो कोई अलग थोड़ी ना है कि कैसे करेंगे, यही मोमेंटम है प्यारे, इसको टाइम से डिवाइड कर दो तो ये बन गया m1v1 प्लस m2v2। तो जब वेलोसिटी होता है तो mv बन जाता है, और डिस्टेंस वाले सवाल होते हैं तो ये बन जाता है, ये और वो अलग नहीं है, दोनों एक ही है। इसको गन बुलेट मानो तो वही तो बन गया, mv प्लस बड़ा m इंटू बड़ा v। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कोई अलग फिजिक्स नहीं है, ये और वो एक ही कॉन्सेप्ट है। जब वेलोसिटी में आता है तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन सोचते हैं, ये वाला आता है तो एम एक्स प्लस एम एक्स बराबर जीरो, दोनों एक ही बात है। बढ़े क्या आगे, चलिए अभी आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चंस करते चलेंगे, बातचीत बनती चलेगी। एक क्वेश्चन लिखिए, ऑप्शन भले ही मत लिखिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या होता है, लैंग्वेज बड़ी काम की होती है, हम डायग्राम बना के तो दे देते हैं, डायग्राम से तो चीज आसान हो जाती है, पेपर में लैंग्वेज कैसी आती है वो इंपॉर्टेंट है। केवल लैंग्वेज लिख लीजिएगा और ऑप्शन मत लिखिएगा। आज ये प्लैंक वाले सवालों का डर हटाना है, बस एक ही लॉजिक है, जितने सवाल करने पड़े करेंगे।
आज एक्सरसाइज 2 और 3 इनके पीछे पड़ जाइए, काफी बन गए होंगे। 2 करी किसी ने? बन गए होंगे 2 के सवाल। 7-8 सवाल में डाउट आएगा, वो मैं बता दूंगा, ज्यादा आएगा नहीं, मैक्सिमम 7-8। हाँ, 12-13 सवाल होंगे। मिटाऊं क्या? बहुत आसान चैप्टर है, मेहनत करके डर हटा दो, 2-3 दिन पढ़ो। सेंटर ऑफ मास, कॉलिजन, मोमेंटम, ऐसा लगेगा कि हाँ सर सब सवाल बन रहे हैं। मोर देन वन करेक्ट है, बिल्कुल। अरे 75 हुए कि नहीं हुए? 75 पहुंचाने हैं। 76 हो गए हैं, 4-5 और करके 80 पे रोक देते हैं इसको। चलो देखो, फोटो बनाओ, अब इंपॉर्टेंट है। कितना पता है? 76। देखें, अब मैन ऑफ मास 80 केजी स्टैंड ऑन अ प्लैंक ऑफ 40 केजी। ठीक है भाइयों, प्लैंक का मास 80, आदमी का मास 40। बहुत बढ़िया, उल्टा लिख दिया। ओके, आदमी कितने का है? 80, प्लैंक 40। ठीक है भाई, 80, 40। ठीक है। द मैन स्टार्ट वॉकिंग ऑन द प्लैंक टूवर्ड्स नॉर्थ। मैन कहाँ जा रहा है? दूसरी तरफ, यहाँ नॉर्थ मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ। ठीक है। एंड स्टॉप आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। कितना चला? 6 मीटर। 6 मीटर मान लिया। सर 6 मीटर प्लैंक की लंबाई थोड़ी ना है। अपन ने मान लिया 6 मीटर बाद रुका, आपकी इच्छा हो आधा मान लो, ज्यादा मान लो। इसका मतलब आपको कहाँ पहुंचाना है? अगर आपने 6 मीटर माना, तो आदमी को किस कौन से किनारे पे पहुंचाना है? दूसरे किनारे पर। कम भी मान सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कम ही मानो सर, अपने नहीं बैठ रहे हैं सर, ठीक है। मन में आ जाता है विचार, सर प्लान की कोई लंबाई दे रखी है। ठीक है, अब चलो मुझे बताओ, आदमी के आगे जाने से प्लैंक कहाँ जाएगा? पीछे। ये वाली फोटो समझो, ये नहीं बन रही आपसे। देखो, प्लैंक कहाँ खिसका? पीछे। तो बताओ ये कितना खिसका? ये एक्स। बताओ इस बाउंड्री से भी ये कितना गया? एक्स। यही तो नहीं समझ आ रहा ना, इसके पीछे पढ़ो ना। एक्स खिसका तो एक्स ही तो बाहर निकला। चल, टोटल कितना है बताइए? 6 मान ले। तो बता ये कितना बचा? अब 6 - x। ये आदमी आ गया इधर। अब आदमी पे हाथ रख लो, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी। बता आदमी आगे कितना गया? बता कितना आगे गया? 6 - x। प्लैंक कहाँ गया? खत्म। प्लैंक 40 kg का, एक्स कहाँ? पीछे। मैन 80 kg का, कहाँ? आगे। 6 - x आगे। कहीं नहीं फंसोगे, इतना आसान प्रश्न है। अब प्लैंक का मास इनटू प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट, माइनस क्यों लगाने बताओ? पीछे। मैन का मास इनटू मैन का डिस्प्लेसमेंट। खत्म। मैं आपको कह रहा हूं एक ही सेंटेंस है, बस वो सेंटेंस को समझने में कितना समय लगेगा वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। पीछे पड़े रहेंगे, आता जाएगा समझ। बताओ कितना आंसर? 4। प्लस या माइनस? प्लस का मतलब जो दिशा हमने मानी है वो बिल्कुल सही है। मतलब प्लैंक कहाँ गया? 4 मीटर पीछे। पीछे कौन है? साउथ है। इसके दो आंसर सही हैं। सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा।
और प्लैंक कहाँ जाएगा? 4 मीटर पीछे। दो ऑप्शन सही हैं। बढ़िया सवाल है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। बोलिए। सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। 6 मीटर है, सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सब दूरियां ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मोमेंटम कंजर्वेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसमें सारी दूरियां हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। उसने भी बोला है ऑन प्लैंक, सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट। प्लैंक का डर हटाना है, बस एक ही सोच है। घर बैठ के इन प्रश्नों को करो, ऐसा मजा आएगा ना कि अरे यार मैकेनिक्स के सवाल बन रहे हैं। अंदर से इच्छा करेगी यार एक्सरसाइज निपटाते हैं यार, एक्सरसाइज 3 निपटाते हैं, 2 निपटाते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डर करो, सॉल्व एग्जाम्पल करो। आगे से आगे अपने आप मन करता है कॉपी खोलने का, मॉड्यूल लगाने का। हाँ जी, प्रश्न समझ में आ गया। ए और सी को अपनी पोजीशन क्या करनी है? बदलनी है। बी, बी वहीं रहेगा, पर बी वहां नहीं रहेगा। बी तो प्लैंक पे खड़ा है। अगर प्लैंक पीछे जाएगा तो बी भी तो प्लैंक के साथ पीछे जाएगा। कहने को बी वही है, पर वास्तव में तो बी भी तो पीछे जाएगा, क्योंकि बी तो प्लैंक पे खड़ा है। जहां प्लैंक जाएगा वहां बी जाएगा। एक फोटो बनानी है बस, और फिर तो खटाखट। और धीरे धीरे होशियार हो जाओगे तो पता चल जाएगा। अब देखना, दूसरे तरीके से सिखा रहा हूं, सभी लोग बोर्ड पे देखो। बोर्ड पे देखो। अगर पूरा प्लैंक रुका हुआ होता, सभी लोग बोर्ड पे देखें, पूरा प्लैंक रुका हुआ होता, एक को दूसरे किनारे पे जाने में कितना चलना पड़ता? 4 चलना पड़ता। परंतु प्लैंक तो पीछे आ गया। तो बता, कम चलना पड़ा या ज्यादा? कम। तो आदत आ जाएगी धीरे धीरे। ए कितना चलेगा? 4 - x आगे। चल सोच, सी कितना चलेगा? पीछे जा रहा है तो 4 + x पीछे। बी, बी तो प्लैंक पर ही है, तो जहां प्लैंक जाएगा वहीं तो बी जाएगा। तो बी कहाँ जाएगा? प्लैंक के साथ एक्स पीछे। सब थोड़ा सा कम आ रहा है, आप एक बार डायग्राम बना के बताओ। चलो, डायग्राम की मेहनत एक बार तो दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा भाई। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी। एक बार तो दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा। ये देख, डायग्राम बना। ये 2 लाइन खींच दिया कर, इससे पता चलता है ये बाउंड्री है। अब प्लैंक को खिसका दे। कहां खिसकाया? एक्स पीछे। एक्स नोट करो यहां, ये एक्स खिसका, तो ये एक्स बाहर गया। ये दूरी कितनी है? 4। ये एक्स है तो ये कितनी बची? 4 - x। एक बार तो सवाल में समय देना पड़ेगा।
एक बार तो आधा घंटा खर्च करना पड़ेगा, दिमाग में बातें सेट हो जाएंगी, फिर खटाखट सॉल्व होगा एक लाइन में। अब बताओ, ए यहां था, यहां आ गया, ए पे उंगली रखो, ए पे उंगली रखी, ये इनिशियल ये फाइनल, बता कितना आगे? 4 - x आगे, यही हमने लिखा था, ए 4 - x आगे। बी पे उंगली रखो, सी पर, देखो खुद देखना, सी ये रहा, सी ये रहा, खुद बताओ कहां आ गया? सी ये रहा, ये यहां गया, कितना? 4 + x, सी 4 + x पीछे। धीरे धीरे इतने होशियार हो जाओगे, एक में माइनस आ रहा है तो दूसरे में प्लस आएगा, तीसरा सवाल आ गया। दिमाग अपने आप बताता है, बोलने की जरूरत नहीं होती। एक को कम चलना पड़ेगा तो दूसरे को ज्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि प्लैंक और पीछे चला गया। बी का क्या हाल होगा? बी का क्या हाल? बी का वही हाल जो प्लैंक का हाल। एक्स कहां जाएगा? पीछे। एक्स पीछे। बोलो सही है क्या? अब लगा दो, m1 x1, m2 x2, m3 x3। 4 लोग हैं, 4 बार लिखना पड़ेगा। सर मैं बी को प्लैंक के साथ जोड़ के लिख दूं? हाँ लिख सकता है भाई, एक ही बात है। मैं ए का बता, ए का वजन, ए का वजन 40, कहाँ गया? 4 - x आगे। सी का बटन बजाओ, सी का वजन 60, कहाँ गया? पीछे। देखो यहाँ माइनस लगा दिया, क्योंकि सी कहाँ गया है? पीछे। देखो टी का निशान। बी बताओ, बी का मास 50, कहाँ गया? पीछे, ये बी पीछे। प्लैंक बताओ, मास 90, कहाँ गया है? पीछे। प्लैंक, बी, सी, ए। क्या बढ़िया लिखा है, 3 महीने बाद भी कॉपी समझ में आएगा। अच्छा ये सी का लिखा है, माइनस पीछे, पीछे, पीछे। शानदार, बाद में भी देखेंगे, समझ में आ जाएगा। बढ़िया काम। एक लाइन का सॉल्यूशन है, आपके पीछे पड़ा हुआ हूं मैं। एक लाइन समझा के मानना है मुझे तो, ये दिमाग में बैठानी ही है। आगे जाएगा तो प्लस, पीछे जाएगा तो माइनस। बी वाला तो क्या है, अपने मर्जी से प्लैंक पे खड़ा है बस, बी को तो हिलना ही नहीं है। अब प्लैंक कहाँ जा रहा है? बी को तो कोई मतलब नहीं है, ए सी कहीं जा रहे हैं, बी को तो किससे मतलब है? प्लैंक से। प्लैंक कहाँ जा रहा है? प्लैंक पीछे जा रहा है, तो बी भी कहाँ जाएगा? पीछे। बी का क्या हाल? जो हाल प्लैंक का। कितना उत्तर आ रहा है? कहीं से तो कैलकुलेशन भी सॉल्व नहीं हो रही। दुख बहुत है जीवन में, कईयों की फिजिक्स नहीं आ रही, फिजिक्स आ रही है तो कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो रही। अलग अलग तरह के दर्द हैं भाई, बड़े अलग अलग तरह के दुख होते हैं। किसी को इक्वेशन नहीं लिख पा रहे, कोई इक्वेशन लिख पा रहे हैं तो प्लस माइनस में गलती हो रही है, कईयों के ट्रांसफर में दुख हो रहा है। बड़े अलग अलग तरह के दिक्कतें हैं। 4 × 16 -4x, -6 × 24, माइनस का 6x, माइनस का 5x, माइनस का 9x बराबर 0। तो 9 और 5 14, 14 × 6 20, 20 और 4 24, 16 में से 24 गया, -60 उधर जाएगा तो +60, x आया -1/3। माइनस आया मतलब जो आपने माना था वो गलत था, तो वास्तव में वो पीछे नहीं 1/3 आगे जाएगा। माइनस आना इस बात का संकेत होता है जो आपने एज्यूम किया है वो गलत है। माइनस का मतलब पीछे आगे नहीं होता। आज घर बैठ के लगाने हैं सारे सवाल।
तब मजे आएंगे। घर बैठ के फिर तुम मोबाइल चालू कर दो, फिर क्या फायदा। घर बैठ के इन सवालों को करो, तब है। हाँ, सी जो था वो 60 kg था। सी भारी था। सही बात है। पर इतना सोचने में 5 सेकंड काहे को लगाएं। अपन तो हमेशा प्लान को कहाँ मान लें पीछे। वो 5 सेकंड अपने आप कैलकुलेशन में आ जाएंगे। नहीं तो तुझे पहले देखना पड़ेगा ना, सी भारी है, के भारी है, के प्लैंक भारी है, बी का क्या। इतना सोचना ही नहीं है। प्लैंक को पीछे मान लिया, उत्तर हमेशा साइन के साथ ही आ रहा है। सही बात है। बढ़ू क्या आगे। अगला देखो। अब सवाल थोड़ा चेंज, प्लैंक के 4-5 कर लिए, अब वापस चेंज सवाल। ये थोड़ा और बढ़िया सवाल है। खूब सारे क्वेश्चन कर लो अलग अलग वैरायटी के, हर तरह का सवाल कॉपी में आ जाए। लैंग्वेज पूरी लिखो, क्योंकि मैं डायग्राम बना दूंगा ना तो सवाल आसान हो जाएगा। डायग्राम बना के करना बहुत आसान है, पेपर में लैंग्वेज आती है। जिन्होंने एक्सरसाइज 3 नहीं करी, आज एक्सरसाइज 3 करें। जिन्होंने 3 कर ली वो 2 करें। एक एक प्रश्न बनाओ। 2 थोड़ी कठिन है ज्यादा, 2 को अच्छे से करो। करें। कितने बजे छुट्टी है। 45 पे छूटेगी, ले लो। फॉर्म भर दो भाई। सबके जल्दी फॉर्म भर दो। 20 मिनट ले लो, फॉर्म भर लो फटाफट। दमादम फॉर्म भरे। ऊपर नाम, नाम, रोल नंबर, बैच नंबर, मोबाइल नंबर, हॉस्टल का पता, सब कुछ। क्या तूने कहा आगे डिस्प्लेस किया, तो फिर ये आगे किया तो एक्स पीछे पीछे क्यों लिखा, आगे लिखे ना। फिर नहीं, तूने प्लैंक को आगे किया ना, तो प्लैंक यहाँ पीछे क्यों लिखा। फिर थर्ड होगा ना, सही तो है। तो इलास्टिक अगर हो जाता तो गलत हो जाता ना फिर। तो फिर ये कहाँ मानेंगे कि इलास्टिक ही है। ये तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर ये तो हमेशा रहे। नाम, बैच नंबर, मोबाइल नंबर और रोल नंबर, हॉस्टल का पता, सबको देना कंपलसरी है। जिसके पास गूगल फॉर्म है मोबाइल में भी कर सकता है, जल्दी हो जाएगा।
यहाँ आ जाना पास में, तो पीछे मुड़ की बात, वहां चला जा, तू वहां बैठ जा, डाउट वहीं बीच में बैठ के सॉल्व कर ले जा, चले कर लो इसकी, बैठा लो वहीं बैठा लो, जल्दी बोला, हाँ खड़ी हो देखो, हाँ नहीं समझ नहीं आ रहा, पूरा डाउट तू करके जा, बैठा ले बेटा, फॉर्म मैं नहीं भरूंगा, अपने पढ़ना है, हाँ कैसे फॉर्म में मदद करो, कैसे मतलब है, अभी अभी बताते हैं फॉर्म में, आगे आंसर 10.1, भर भी दिया तूने, बगैर देखे टिक टिक लगा दिएगा, मोबाइल मोबाइल, ले शुरू करूं क्या, हो गया तो जल्दी से 15 मिनट में भरेंगे फिर, पचास किलोग्राम का आदमी है जो कि स्पेस में 10 मीटर ऊपर है, ध्यान से देखना, ये स्पेस में कितना मीटर ऊपर है, 10 मीटर, कोई बताएगा ग्रेविटी फ्री बोलने का क्या कारण है, ग्रेविटी फ्री का मतलब mg नहीं है, और mg नहीं है तो y दिशा में कोई फोर्स नहीं है, अब तक आप लगाते थे x में, क्या अब मैं यही चीज y में भी लगा सकता हूं, सिंस y दिशा में बच्चे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी फ्री रीजन है, ग्रेविटी फ्री है तो mg भी नहीं है, तो y दिशा में भी यही कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। अब आपको एक टर्म लिखनी है मैन की और एक टर्म लिखनी है किसकी, बॉल की, बस स्टेप यही है। अब इस स्टेप को बढ़ना सीखना है, अलग अलग सवाल आप करते जाओगे, अब आपको पता चलेगा। अब इसको इमेजिन करो, जब आदमी आगे जाता था तो प्लैंक पीछे जाता था, जब उसने बॉल को नीचे थ्रो किया तो बताओ आदमी खुद कहां जाएगा, ऊपर। बात कठिन लगी तो इसको गन बुलेट से जोड़ो राजकुमार, बुलेट कहां, आगे, तो गन सेम बेटा, बॉल को नीचे फेंका तो उस पर खुद पे बल कहां लगेगा, ऊपर, तो बॉल के नीचे जाने से वो खुद कहां जाएगा, ऊपर। क्या कहानी का फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन तो एक लाइन का है, पर उस एक लाइन के लिए बातें बहुत समझनी पड़ती हैं। ग्रेविटी फ्री रीजन क्यों दिया, क्योंकि वाई दिशा में अब कोई बल, और जब वाई दिशा में बल नहीं है तो हम वाई दिशा में भी यही इक्वेशन लगा सकते हैं। अभी तक एक्स में लगा रहे थे क्योंकि एक्स में नेट बल 0 था, अब तो वाई में कोई ग्रेविटी है ही नहीं, बोलो हाँ है क्या, चलो अब बोलो मैन। तो इसने क्या किया है, ही थ्रोज अ स्ट्रेन ऑफ 0.5 डाउनवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 2, ठीक है, 0.5 का थ्रो कर दिया, कितने से, 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड से नीचे, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ मैन बताना है,
अबव द फ्लोर, व्हेन द स्टोन रीचेज द फ्लोर। ठीक है, जब स्टोन नीचे चला जाएगा तो बताइए स्टोन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10। तो स्टोन का लिख रहा हूं, स्टोन का मास 0.5, नीचे नीचे माइनस माइनस का 10, मैन का मैन का मैन का मास 50, माना मैन का डिस्प्लेसमेंट कहां हो गया, वाई ऊपर, और इस समय बॉल कहां आ गई, नीचे। तो आशीष सर 2 मीटर पर सेकंड का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप इसको वेलोसिटी मोमेंटम कंजर्वेशन से भी कर सकते थे, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम याद है, तो मैन की क्या आ जाएगी ऊपर की वेलोसिटी, जितने टाइम में इसको नीचे आने में लगेंगे उतने ही टाइम में मैन कहां जाएगा, ऊपर। उससे भी आप मैन का क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। पर यहां आवश्यकता नहीं है, सीधा ही कर लीजिए, सीधा ही कर लीजिए। तो बताइए मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना ले लें, वाई, प्लस या माइनस, प्लस। सर एक बार और समझा दो, एक बार और समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, चित्र बना लो। आशीष सर क्या इस 2 मीटर पर सेकंड का कोई यूज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस प्रश्न के सॉल्यूशन में उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। बताइए पत्थर कितना नीचे आया, 10, मैन कितना ऊपर गया, वाई, कितना उत्तर आ रहा है बताइए, 50y = 5, वाई 0.1। पर उसने कहां से पूछा है, फ्लोर से, तो फ्लोर से मैन की पोजीशन 10 प्लस 0.1 कितना, 10 मोमेंटम से कर सकते हो, करोगे कोशिश मोमेंटम से, ट्राई करना चाहोगे। जैसे ही पत्थर का एमवी लगाओगे वैसे ही मैन पर एमवी कहां लग जाएगा, ऊपर। पत्थर को यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 10, स्पीड 2, 5 सेकेंड। इतने ही 5 सेकंड में मैन का डिस्प्लेसमेंट का कर दो, ऊपर, आंसर आ जाएगा। किसी ने किया क्या, मैन की वेलोसिटी बताओ कितनी आ रही है ऊपर, मैन की वेलोसिटी 1 बाय, तो 1/50 इंटू 5, तो 1/10, 0.1 ही आ गया, सेम आंसर आएगा। क्योंकि जो जो सिचुएशन मोमेंटम में बनती है वही वही सिचुएशन यहां भी बनेगी। इस प्रश्न में 2 मीटर पर सेकंड का कोई योगदान नहीं। कुछ पूछना चाहता है, हाँ, नहीं कुछ नहीं पूछना, सब समझ आ गया, बहुत बढ़िया। आंसर बताइए कितना आएगा, 10.1। बालक पीछे से पूछा है, फ्लोर से, तो फ्लोर से मैन की पोजीशन 10 प्लस 0.1 कितना, 10 मोमेंटम से कर सकते हो, करोगे कोशिश मोमेंटम से, ट्राई करना चाहोगे। जैसे ही पत्थर का एमवी लगाओगे वैसे ही मैन पर एमवी कहां लग जाएगा, ऊपर। पत्थर को यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 10, स्पीड 2, 5 सेकेंड। इतने ही 5 सेकेंड में मैन का डिस्प्लेसमेंट का कर दो, ऊपर, आंसर आ जाएगा। किसी ने किया क्या, मैन की वेलोसिटी बताओ कितनी आ रही है ऊपर, मैन की वेलोसिटी 1 बाय, तो 1/50 इंटू 5, तो 1/10, 0.1 ही आ गया, सेम आंसर आएगा। क्योंकि जो जो सिचुएशन मोमेंटम में बनती है वही वही सिचुएशन यहां भी बनेगी। इस प्रश्न में 2 मीटर पर सेकंड का कोई योगदान नहीं। कुछ पूछना चाहता है, हाँ, नहीं कुछ नहीं पूछना, सब समझ आ गया, बहुत बढ़िया। आंसर बताइए कितना आएगा, 10.1। बालक पीछे मोमेंटम से करके दिखाना है क्या, अलग नहीं है, याद कर, मोमेंटम अलग नहीं है। तो ऐसा मत बोल कि सर क्या मैं इसको मोमेंटम से कर सकता हूं, मोमेंटम और ये दोनों एक ही मेथड है, कोई अलग मेथड नहीं है। क्या बात ठीक है क्या, अच्छा सवाल है। उत्तर बताइए कितना आएगा, 10.1, 10.1। अगला लिखिए, ये भी बढ़िया प्रश्न है, अपने मॉड्यूल में ही है,
आप तो क्वेश्चन नंबर डाल लो और सिर्फ डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन नंबर बता देता हूं, मॉड्यूल में ही है, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल लो और सवाल पढ़ो, सवाल बढ़िया है। एक ही लाइन लिखनी है, 1 घंटा हो गया वो सिखाते हुए। m1x1 प्लस m2x2 बराबर 0। इसके पीछे पड़े हुए हैं कि यार ये बच्चों को दिमाग में बैठानी है। डायग्राम बनाओ, प्रश्न पढ़ो 2 बार, पेपर में आया हुआ है। जिन्होंने एक्सरसाइज 3 नहीं करी, एक्सरसाइज 3 करो। 3 जिसने कर ली वो 2 करो। सारे डाउट बताऊंगा, सब एक एक प्रश्न, कुछ नहीं छोड़ेंगे। कोई शॉर्टकट मत लगाओ, कोई जुगाड़बाजी नहीं। जब फिजिक्स से एक लाइन में सॉल्व हो रहा है तो काहे जुगाड़बाजी लगाते हो? कोई अलग फॉर्मूले रट रहे हो, कोई अलग ट्रिक याद कर रहे हो, जरूरत ही नहीं है। दो स्फेरिकल बॉडी हैं, आर और 2r। एक की रेडियस आर, एक की रेडियस आर, और दूसरे की रेडियस बताओ 2r। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। जो सवाल कहेगा मैं वही करूंगा। आर रिलीज इन फ्री स्पेस विथ इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू 12r। ये दूरी, ये दूरी कितनी है बेटे? 12r। ठीक है सर, ये 12r। इतना धीरे क्यों बना रहे हो? ताकि आपका बढ़िया समझ में आ जाए। दोनों के बीच की दूरी कितनी? 12r। बहुत बढ़िया। दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। ये लाइन का बड़ा महत्व है, क्योंकि इस पे और इस पे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो जरा सोचो, सिस्टम पर कितना हो गया? 0। एक पर लेफ्ट लग रहा है, एक पर राइट। नेट फोर्स ऑन सिस्टम। सारे सवालों की आत्मा में क्या चल रहा है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम 0। आपको पूछा है टक्कर के समय बताओ स्मॉलर बॉडी कितना चलेगी। क्या टक्कर के समय का डायग्राम बना दोगे? बना दो। ये टक्कर के समय का डायग्राम। क्या इससे और पास आ पाएंगे क्या? क्या इससे और आसपास आ पाएंगे क्या? नहीं सर, इससे ज्यादा तो पास नहीं आ पाएंगे। अब केवल एक बात समझना, माना स्मॉलर चला एक्स, माना स्मॉलर कितना चला? एक्स। ईमानदारी से बताओ बड़ा कितना चलेगा? बड़ा कितना चलेगा? बच्चे बोलते हैं 12r-x। नहीं, 3r तो हमेशा ही रहेगी। तो ये टोटल दूरी 12, 12 में से 3 गया 9, x गया 9r-x। तीनों को जोड़ के देख लो, भूल जाओ तो। x प्लस 3r प्लस 9r-x कितना आ गया? 12। ये टक्कर का। छोटा कितना चला? x। ये दूरी 3r। सर ये कैसे पता चला दूरी 3r? अरे टक्कर हो तो गई, इससे ज्यादा और क्या चिपकाओगे? चिपक गए। पर दूरी कितनी रह गई अभी भी? 3r तो रही गई। तो बचा कितनी? 9r-x। अब बताओ, छोटा फॉर्मूला वही, m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 बराबर 0। एक छोटे के लिए लगाइए, एक बड़े के लिए लगाइए। बताइए, छोटे का मास m, छोटा कितना आगे गया? x आगे। बड़े का मास, बड़े का मास 5m, बड़ा कहां गया? 9r-x कहां? पीछे। पीछे। तो क्या आएगा? माइनस। भाई वो एक ही क्वेश्चन है, आप देख लो। इतने प्रश्न उसी पे चल रहे हैं। ये छोटे का लिखा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है।
ये छोटे का लिखा है, कहाँ जा रहा है, आगे, और बड़ा वाला पीछे। देखो तो क्या आंसर आ रहा है। एक लाइन के हल देख लो आप। कैसे नहीं हो सकते? ऐसे वाई में, हाँ वाई में बना ले तो भी बन जाएंगे, वाई में बना ले। ये देख, ये आर, ये 2R, और सेंटर से दूरी 12R। ये टक्कर के समय, ये आर, ये 2R, ये कितना चला, एक्स, तो ये कितना चला, 9R - X। ठीक है, हाँ जी। बिफोर कॉलिजन मतलब जस्ट यही तो है, टक्कर से जस्ट पहले। बिफोर का मतलब क्या, यही तो है, ये टक्कर के जस्ट पहले का ही तो है। यहां से टक्कर होने वाली है, तो यहां से यहां तक का यही लाइन है। इसका मतलब यही होता है, बिफोर कॉलिजन मतलब टक्कर से जस्ट पहले। तो टक्कर से जस्ट पहले वो कितना चला, एक्स। सही। कितना आंसर, 7 पॉइंट। हाँ जी बोलिए। टक्कर सेंटर ऑफ मास पे होती अगर वो पॉइंट पार्टिकल होते, पॉइंट पार्टिकल नहीं है, बड़े बड़े हैं। तो जो हमने कल बात सुनी थी, जो बात समझाई थी, सेंटर ऑफ मास पे टक्कर कब होती, जब वो क्या होते, पॉइंट मास। ये पॉइंट मास नहीं है, इनका खुद का क्या है, साइज। ये इससे और पास नहीं आ पाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास कब लगेगा, जब दोनों पार्टिकल कैसे होंगे बेटे, पॉइंट मास। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उस समय तो वहीं रहेगा। तो ये इधर आ रहा है, ये उधर जा रहा है, तो कहां मिलेंगे वो, सेंटर ऑफ मास पे। पर कब, पॉइंट मास। पॉइंट मास नहीं बोल रहा तो यूं ही गर्दन हिला रहा है, पॉइंट मास बोल, पॉइंट मास होंगे तब। ठीक है, चलो आंसर बोलो कितना है। अच्छा सवाल है काम का, बढ़ें क्या आगे, बढ़िया सवाल है। ये वाई डायरेक्शन में लगेंगे तो भी हो जाएगा। अब लास्ट ही था, एक क्वेश्चन मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूं। ये प्लैंक है और ये ब्लॉक है, ये 20 kg, ये 5 kg, और ये प्लैंक की लंबाई है 10 मीटर। आपको पूछा गया है, जब ब्लॉक बॉटम पर आ जाएगा, जब ब्लॉक बॉटम पर आ जाएगा तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताओ, या वेज का। अब पहली बात तो ये है कि सर वेज पीछे क्यों जाएगा, वेज पीछे क्यों जाएगा, ब्लॉक फिसल के नीचे आ जाएगा। पर वेज फ्री टू मूव है, क्यों पीछे जाएगा वो, क्योंकि देखो सर प्लैंक तो समझ में आता है सर, आदमी आगे गया, आदमी ने फोर्स पीछे लगाया, ट्रॉली समझ में आती है, गन बुलेट समझ में आता है। ये क्यों जाएगा पीछे, क्यों पीछे जाएगा, वो सुनना, वो सुनना। जब 5 kg नीचे आ रहा होगा, तो वेज ने 5 kg को नॉर्मल ऊपर दिया, ब्लॉक वापस वेज को नॉर्मल। तो ध्यान से देखिए, वेज पर नॉर्मल ऐसे लगेगा, नॉर्मल के दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, NX और NY। पता है, ये NX के कारण वेज पर धक्का कहां लगेगा, पीछे। तो ब्लॉक के फिसलने से बालक इस पर वेज रुका हुआ नहीं रहेगा, वेज कहां जाएगा, पीछे।
सर हमारे अपने एनएलएम के क्वेश्चन में तो एकदम सिर्फ आप ब्लॉक चलाते थे, क्योंकि वो सारे वेज फिक्स होते थे। ये वेज कैसा है, फ्री टू मूव। तो इस एनएक्स बल के कारण वेज कहां जाएगा, पीछे। पहली बात तो ये समझो, कहीं एन वेन लगाना नहीं है, पर मन में प्रश्न आ जाता है कि सर वेज क्यों गया पीछे। प्लैंक वाला तो समझ में आता है, आदमी आगे गया तो आदमी के बल की वजह से प्लैंक कहां जा रहा है, पीछे। गन बुलेट समझ में आती है, ये क्यों पीछे जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, वेज ने ब्लॉक को नॉर्मल दिया, ब्लॉक ने वापस वेज को नॉर्मल दिया। दूसरी बड़ी खास बात क्या है, आप जब ये प्लैंक नीचे आ जाएगा, ये ब्लॉक यहां था, क्या इसमें खास बातें, ये दो लाइन खींची, ये दो लाइन खींची। अब बताइए वेज को कहां शिफ्ट कर दूं, पीछे। ये देखिए वेज पीछे शिफ्ट हो गया। चित्र बनाना ही खास है, कितना पीछे गया, एक्स। ब्लॉक कहां आ गया, नीचे। 5 किलो का ब्लॉक नीचे, टोटल दूरी 10। ये कितना, 10 माइनस एक्स। देखो जिसने चित्र बना लिया वो राजा है। ये 20 kg, 20 kg। आपको क्या बोल रहे हैं, हाथ रखो ब्लॉक पर, ये रहा ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक। बताओ एक्स में ब्लॉक कितना आगे गया, कितना आगे गया ईमानदारी से, 10 माइनस एक्स। प्लैंक कितना गया पीछे, एक्स पीछे। अब बताइए ब्लॉक के लिए क्या लिखूंगा, 5 kg का ब्लॉक, 10 माइनस एक्स आगे, जबकि वेज 20 kg का, एक्स पीछे। इक्वेशन वही है बच्चे, m1 x1 m2 x2। m1 5, 10 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, 50 - 50 x माइनस 20 x, 50 बराबर 25 x, x बराबर 2 मीटर। सब एक सवाल है, कहीं कुछ अलग है ही नहीं। पर इसमें एक बहुत खास बात है, इस प्रश्न में सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हुआ है, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हुआ है। आप खुद सोचो, अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहां मानोगे, ईमानदारी बताओ। ये 20 किलो और ये 5 किलो, कहां होगा, कहां होगा, थोड़ा सा इधर की तरफ होगा। बाद में कहां होगा, ईमानदारी से बताओ। 20 इधर 5 इधर, थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास यहां डिस्प्लेस हुआ है। कारण पूछोगे क्यों, क्योंकि वाई दिशा में एक mg बल लग रहा है, और जो कि एक्सटर्नल बल है। तो वाई दिशा में तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, पर एक्स दिशा में मूव नहीं करेगा। यहां सेंटर ऑफ मास था, अब बिल्कुल इसी लाइन में कहां आ गया, नीचे आ गया। कारण बताइए, क्या इस प्रश्न में, क्या इस प्रश्न में सेंटर ऑफ मास का वाई में डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या, पूछा जा सकता है सेशन रीजन में। वाई में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अभी तक किसी में नहीं हुआ था। क्यों हुआ है वाई में, कारण बताओ, कारण बताओ, कारण। वाई दिशा में mg बल है, और mg एक्सटर्नल बल है। सर mg को इंटरनल ले लें क्या, मन में आती है बातें, करें क्या, विज्ञान है चलता है मन में। सर इंटरनल ले लो, खत्म करो। नहीं ले सकते, क्योंकि mg लगाता है अर्थ। mg कौन लगा रहा है, अर्थ। और हमारे यहाँ सिस्टम में कौन है, सिस्टम है ब्लॉक प्लस वेज। सिस्टम कौन है, ब्लॉक प्लस वेज। mg अर्थ लगा रहा है, mg ब्लॉक और वेज नहीं लगाते। क्या बात सही है क्या, अर्थ का मास डिफाइंड नहीं होता, अर्थ का मास डिफाइंड नहीं है, बहुत बड़ा मास है, अर्थ सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्या बात क्लियर हो रही है, इसलिए यहां सिस्टम कौन है बताइए, ब्लॉक प्लस वेज। ये अच्छा प्रश्न है, क्या सिस्टम का वाई में सेंटर ऑफ मास, आप खुद तुक्का मारो ना, अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स आप बताओ, जब ब्लॉक ऊपर था तो 5 किलो का वजन ऊपर है, तो सेंटर मास कहां है,
और जब वो 5 किलो नीचे आ गया तो सेंट्रोमास वहीं रहेगा या नीचे चला जाएगा? क्यों नीचे चला जाएगा? अब हैवियर पोर्शन नीचे है ना, इसका मतलब सेंट्रोमास का तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। जबकि आप तो कहते थे सेंट्रोमास तो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। आपने पूरी बात सुनी नहीं थी। कब डिस्प्लेस नहीं होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। वाई दिशा में एक्सटर्नल फोर्स है, पर एक्स दिशा में कोई एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए वो आगे पीछे नहीं हुआ, केवल नीचे शिफ्ट हुआ। नहीं आ रही बात गंभीरता से समझ? बढ़िया कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? बस जा रहा हूं मैं। पहले 3 करें, फिर 2 करें, फिर 1 करें। 3 से 4 दिन का टारगेट ले लीजिए, ये पूरी निपटानी है। फिर मैं पूरी क्लास में ऑनलाइन सब बढ़िया करा दूंगा। मैक्सिमम तो करवा दिए, और करवाऊंगा अच्छे से। और इसके बाद सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे। जब सर्कुलर मोशन के 6-7 लेक्चर हो जाएं, आपको यह दिलाना है, सर आज रात को सेंट्रोमास ले लो 2.5 घंटा, वापस रिवाइज करा दो, मैं पढ़ा दूंगा। आपको याद दिलाना है छठे और 7वें लेक्चर में कि सर आज सेंट्रोमास के लिए आने का मन हो रहा है सर, रात को 9:30 से 11:30 घर बैठे बैठे फिर से सेंट्रोमास। क्लियर है क्या? चलिए, धन्यवाद।